हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 ऑफ फरवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि डोनबास एरिया को आपको मैप में व्यू करना है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो डोनबास रीजन को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू को लेकर के है। कल भी इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन जो पेज आता है उसमें इस आर्टिकल को, इस टर्म को अच्छे से डिस्कस कर रखा था। इसका जो भी हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसके बारे में वहाँ पर बता रखा था। तो अगर आपने इसको स्टडी नहीं किया है तो कल का आप इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन को व्यू कर सकते हो, या फिर जो न्यूज़पेपर जो अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर भी जाकर के उसको स्टडी कर सकते हो। प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू में क्या होता है कि हमारी नेवी की जो स्ट्रेंथ है उसको व्यू किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट की जो टर्म होती है उसमें एक बार ये प्रोसीजर होता है और लगभग अब तक अगर हम देखें तो 11 टाइम्स ये परफॉर्म किया जा चुका है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 2001 और 2016 में इसमें कुछ यूनिक वर्क्स किए गए थे। लास्ट टाइम 2016 में परफॉर्म किया गया, तब हमारे प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी। 2001 और 2016 वाले प्रोसीजर में इसमें न सिर्फ इंडिया की स्ट्रेंथ को यहाँ पर शो करने की कोशिश की गई, बल्कि जो अदर कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी अपने फ्लीट को यहाँ पर इंसर्ट किया और अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर शो करने की कोशिश की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर ही है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के है। आप सभी को पता है लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ पर एक कमेटी बनाई थी, और जो कमेटी उन्होंने बनाई थी आरवी रविंद्रम कमेटी। इसके अलावा उन्होंने एक टेक्निकल कमेटी भी बनाई थी। टेक्निकल कमेटी 3 मेंबर उसमें थे। टेक्निकल डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी जो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के डीन हैं गांधीनगर में, डॉक्टर प्रभाहरण पी प्रोफेसर एट अमृत विश्व विद्यापीठ इन केरला, और डॉक्टर अश्विन अनिल गोमस्ते इंस्टीट्यूट चेयर एसोसिएट प्रोफेसर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे फॉर कंडक्टिंग द प्रोब। ये 3 लोगों की टेक्निकल कमेटी बनाई थी ताकि वो जांच कर सके कि पिगेसस स्पाईवेयर का यूज़ किस तरीके से हुआ। इसके अलावा फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो जज रह चुके हैं आरवी रविंद्रम, उनकी हेडशिप में भी एक कमेटी बनाएगी ताकि जो भी रिव्यू निकल के उसको जाकर के सबमिट किया जा सके इनके द्वारा, और देखा जा सके कि किस तरीके से कौन कौन से लेवल पर कंसर्न क्रिएट हुए थे पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के। पिगेसस स्पाईवेयर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप सभी को पता है कि इज़राइल की एक एनएसओ कंपनी है, और उस एनएसओ कंपनी ने ये बोला है कि उन्होंने ही इसको बनाया था। बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपनी डिफेंस सिक्योरिटीज़ को मेंटेन करने के लिए ये जो पिगेसस स्पाईवेयर है इसको ख़रीदा था। हालांकि इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने मना किया कि हमारे बीच में ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। लेकिन अभी लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, और उस रिपोर्ट में ये बात बोला गया कि 2017 की जो डील थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल की विजिट पर गए थे, तब जो डील हुई थी डिफेंस वेपन्स को लेकर के, उसी डील का ये पार्ट था पिगेसस स्पाईवेयर। तो ये जो कमेटी है उन्होंने अपनी इंतरिम रिपोर्ट को सबमिट किया है। अब सुप्रीम कोर्ट कल 23 जनवरी को इसको व्यू करेगा। इसमें जो भी रिजल्ट दिखने को लगेगा कि कौन कौन से पॉइंट्स, सबसे पहले तो इनमें कुछ पॉइंट्स रखे गए थे। इस कमेटी को कुछ रिकमेंडेशन जब देनी थी तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस रखे गए थे कि आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है कि पिगेसस स्पाईवेयर का किस तरीके से यूज़ किया गया है। भाई एक पर्सनल लेवल पर किया गया है, उसके लैपटॉप में यूज़ किया गया है, पीसी को हैक किया गया है, उसके फ़ोन को हैक किया गया है, किस लेवल पर पिगेसस स्पाईवेयर का यूज़ किया गया है। टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी की अगर हम बात करें तो उन्होंने जब व्यू किया, जब उन लोगों से उन्होंने मुलाकात की, बात की, उनके जो भी उनके इक्विपमेंट्स हैं उनको व्यू किया, तो उन्होंने बताया था कि हाँ पिगेसस स्पाईवेयर जो है उन्होंने इफ़ेक्ट तो किया है इन सारे गैजेट्स को। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है पेज नंबर 9 पर। यहाँ देखिए, ये वो फ्लीट रिव्यू वाला ही है
कि इंडियन ओशन रीजन में जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके हमारे प्रेसिडेंट ने रिव्यू किया। और आप सभी को पता है कि हमारी जो फोर्सेस होती हैं उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट, तो उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। मीन्स हम जो है इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए इंडिया ने अपने यहाँ पर जो भी हमने स्ट्रेंथ व्यू किया, इस फ्लीट रिव्यू में ये नहीं होता है कि हमारे पास जितने भी नेवी में स्ट्रेंथ है, जितने भी वेसल्स हैं, उन सभी को जिस तरीके की, मान लो हमारे पास में एयरक्राफ्ट कैरियर भी है या फिर अदर तरीके की भी वेसल्स हैं, तो उन सभी का एक फॉर्मेशन कि ये तरीके की हमारे पास में यहाँ पर वेपन्स है, उन सभी को यहाँ पर शो करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट जो आर्टिकल है वो मैरिटल रेप को लेकर के है। आप सभी को पता है दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप इशू को डिस्कशन किया जा रहा है। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आप अपनी तरफ से इसमें स्टेटमेंट दीजिए। अब हाई कोर्ट ने ये बोला है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि कुछ टाइम के लिए, अभी हम स्टेट्स के साथ में इसको लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए इसको आप होल्ड कर दीजिए और इसमें जो भी आपका रिजल्ट है उसको सिक्योर रख दीजिए, अभी रिजल्ट मत डिक्लेयर कीजिए। लेकिन हाई कोर्ट ने बोला कि ये इस तरीके के इशू हैं, इसमें हम जो वर्डिक्ट को रिजर्व नहीं कर सकते हैं। और सेंटर की जो रिक्वेस्ट है उसको डिक्लाइन भी किया है हाई कोर्ट ने कि आप जो टाइम एक्सटेंड करने की बात कर रहे हो उसको हम डिक्लाइन करते हैं, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट देना है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ देखिए, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो प्रेजेंट टाइम में विजिट पर गए हुए हैं। इनकी अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने वहाँ पर अलग अलग, जैसे कि जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ में डिस्कशन किया, तब भी हमने डिस्कस किया था कि चाइना को लेकर के हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने क्लियरली बोला था कि हमारे जो प्रेजेंट टाइम में जो रिलेशन है वो सही लेवल पर नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पर फ्रांस के जो उनके काउंटर पार्ट हैं उनके साथ में डिस्कशन किया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने। फोकस किया गया इंडिया EU टेस के ऊपर। इसके अलावा फ्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन को कोशिश कर रहा है कि इंडो पैसिफिक वाला रीजन में उनका एक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट हो सके। यूक्रेन विवाद प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में इश्यू चल रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान में भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ें, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर यूक्रेन को लेकर के इंडिया का क्या डिलेमा है, तो सी राजा मोहन ने इस आर्टिकल को लिखा है। राइटर का ये बोलना है, उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर बात की और डायरेक्टली उन्होंने ये बोला है कि जो दिल्ली है उनको सेंट्रल एशिया को जो व्यू करने का, मतलब उस चीज़ को अगर हमें व्यू करना है तो हमें मॉस्को, मतलब जो एक तरीके से रशिया से इन्फ्लुएंस होकर के उसका जो लेंस है, उसका जो प्रिज्म है, उसके थ्रू हमें व्यू करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स अगर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक अपनी रीच बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें इंडिपेंडेंटली तरीके से सोचना होगा। खुद की टर्म्स पर इंडिया को सारे के सारे जो रिलेशंस हैं वो वहाँ पर मेंटेन करने होंगे। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ किसकी तरह कि हमने सिर्फ ये सोच लिया कि अरे अगर वो रशिया अगर सपोर्ट करता है तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक हमारी रीच अच्छी हो पाएगी। तो ऐसा नहीं है। इंडिया को खुद के टर्म्स पर यूक्रेन के साथ में, अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशंस को मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है, हमने कुछ टाइम पहले भी डिस्कस किया था कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को वीट असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अफगानिस्तान के ट्रक आएंगे और पाकिस्तान की लैंड रूट का यूज़ करते हुए हम वहाँ पर वीट असिस्टेंट और एड भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान की बात आई है क्योंकि अफगानिस्तान की बात आई है और अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 से तालिबान की पावर है। तो तालिबान के बारे में अगर हम बात करें तो तालिबान जो है वो लास्ट गवर्नमेंट के टाइम में जो भी आर्मी ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको साथ में लेकर के एक स्ट्रॉन्ग, पूरे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑर्गेनाइज करने की, स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉर्बेवैक्स नई वैक्सीन जिसको 12 से 18 साल के एज ग्रुप जो है उसके लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की नोट मिल चुकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए एक्सप्लेन पेज पर। यहाँ पर आर्टिकल में बता रखा है पेंडेमिक और एंडेमिक के बारे में कि व्हाट इज़ पेंडेमिक एंड व्हाट इज़ एंडेमिक।
अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ है कि अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो अपने यहाँ पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस है कोविड की उनको ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनका ये मानना है कि हम पेंडेमिक के साथ में नहीं जी सकते, हाँ एंडेमिक के साथ में हम जिएंगे और धीरे धीरे हमारी इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट अप होगी। अब यहाँ पर अलग अलग बात भी बताई गई है कि एंडेमिक का मतलब क्या होता है। एंडेमिक का मतलब ये होता है कि जब कोई इसी लोकल एरिया में कोई जो बीमारी है वो टाइम के साथ बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, उसको आप एंडेमिक बोल सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि एंडेमिक कोई बीमारी हो गई तो इसमें इन्फेक्शन नहीं इंक्रीज़ होंगे, इन्फेक्शन इंक्रीज़ होंगे पर सीजनल लेवल पर होंगे। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि कभी कभी मलेरिया जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन फिर ख़त्म हो जाता है। ये जो है एक पेंडेमिक के रूप में क्या नहीं होता, एक्सपेंड नहीं हो पाता। इसके अलावा अगर हम देखें तो डेंगू से भी बहुत सारी डेंगू से बहुत सारी डेथ होती हैं। तो टाइम के साथ में डेंगू वायरल जो है इस तरीके के फीवर, मलेरिया हो गया, वायरल हो गया और भी अदर डिजीज़ हो गई जो एक सीजन लेवल पर इंक्रीज़ होती हैं और फिर टाइम के साथ में डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो इनको हम एंडेमिक डिजीज़ के नाम से जान सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि क्या कोई डिजीज़ अगर एंडेमिक हो गई तो क्या वो सेफ़ हो गई, क्या अब उससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं, इसमें बता रखा है कि मलेरिया बीमारी जो है वो एक एंडेमिक डिजीज़ है लेकिन 2020 में 6 लाख लोग जो हैं उनकी डेथ हुई। इसके अलावा टीबी की अगर हम बात करें तो 10 मिलियन पीपल जो है वो बीमार पड़े और 1.5 मिलियन जो लोग हैं वो उनकी इसमें डेथ हो गई। इसके अलावा और भी ऐसे बीमारियां हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे 2019 में अगर हम देखें तो यूएस मीजल्स का आउटब्रेक वहाँ पर देखने को मिला और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन इसकी वजह से वहाँ पर सामने आया। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि देखो एंडेमिक डिजीज़ हो गई तो ये मतलब नहीं है कि वो सेफ़ है। अब कोविड की बात करें तो कोविड जो है वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम हम उसके नए वेरिएंट देख रहे हैं। अगर वेरिएंट जो है वो शक्तिशाली आया तो इसकी वजह से इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर ये भी बताया गया है, क्वेश्चन ये किया गया है कि ये जो एंडेमिक है, ये जो डिजीज है, अगर ये कोविड जो है एंडेमिक बन जाता है तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर एक इम्पोर्टेंट बात और करें तो इसमें देखो ये बोला गया था कि एरिया वाइज डिपेंड करता है। जैसे कि ओमिक्रॉन नया वेरिएंट देखने को मिला, वो इंडिया में इतना इफेक्ट नहीं किया, हमारे यहाँ पर लोग ज़्यादा बीमार नहीं हुए, ज़्यादा डेथ रेट नहीं देखने को मिली, हॉस्पिटलाइजेशन के इशू नहीं देखने को मिले, लेकिन यूएस में बहुत बड़ा इशू देखने को मिला। अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर एंडेमिक बन जाती है तो क्या हमारे सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइटर का बोलना है कि देखो सिक्योरिटी मेजर्स तो नहीं चेंज होंगे, क्योंकि कोविड का पता लगाना ज़रूरी है। रेगुलर जो टेस्टिंग जो है वो हमें इंक्रीज़ करनी होगी। रेगुलर टेस्टिंग हमें इंक्रीज़ करेंगे तो उससे हमें पता चलता रहेगा कि केसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ कंसर्न भी है कि बड़े बड़े सिटीज़ में तो होम लेवल पर जो टेस्टिंग है वो प्रोवाइड किट आने लग गई है। इसके अलावा जो विलेजेस हैं, जो बहुत ही दूर दराज डिस्टेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पर अभी भी वैक्सीनेशन जो है, और इसके अलावा जो एक व्यू करना कि आपको कोविड है या नहीं है, इसका टेस्ट करवाना भी काफ़ी मुश्किल काम हो गया है। तो दोनों ही लेवल पर ख़तरनाक है, क्योंकि घरों में लोग टेस्टिंग करते हैं, पॉजिटिव आते हैं तो वो अपने बारे में किसी को भी नहीं बताते हैं, और डिस्टेंट एरिया में चेकिंग हो नहीं पा रही, तो दोनों ही एरिया जो है ख़तरनाक है। इसके अलावा बात की गई है वैक्सीनेशन की, कि वैक्सीनेशन हमें कंप्लीट करवाना है, सभी को वैक्सीनेशन अपने ऊपर अप्लाई करवाना है। और इससे ज़्यादा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो अगर हमने ये बोल दिया है कि अब बीमारी एंडेमिक हो गई है, तो जिन स्टेट्स में, जिन कंट्रीज़ में अभी 10%, 2%, 5% वैक्सीनेशन हुआ है, वो वहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज़ हो ही नहीं पाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि हम क्या कर सकते हैं। हम एक तो टेस्टिंग रेगुलर कर सकते हैं, और दूसरी बात यहाँ पर रखी जा सकती है कि देखो इस बीमारी को हम जीनोमिक सर्विलेंस के थ्रू भी, मतलब लोगों में कितनी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, कितनी एंटीबॉडीज़ का प्रोसीजर चल रहा है, किस तरीके से लोगों की जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप हुई है, इन सभी बातों को लेकर के सर्विलेंस टाइम टू टाइम करवाया जा सके। अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि फिर क्या हमें रिस्ट्रिक्शंस जो लगाएं, जैसे कि मास्क, 2 गज़ की दूरी, ये सब छोड़ देने चाहिए। तो यहाँ पर आर्टिकल में राइटर का बोलना है कि छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया हम अपने आप को सेफ़ तरीके से बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कोविड में पेंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन लगा तो हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी
डिग्रेड हुई थी। तो अगर हमें दोबारा से अपने आप को अपग्रेड करना है, सारे इश्यूज को हमें सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी एक तरीके का प्रोसीजर है, उसको रेगुलर फॉलो किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, आप सभी को पता है 5 स्टेट्स में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और यहाँ पर बताया गया है मणिपुर के बारे में। मणिपुर में जब भी इलेक्शन होते हैं उससे पहले जो भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी से अपने आप को खड़ा करते हैं, वो यहाँ पर एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इस प्रोसीजर का नाम होता है अथेन पोर्ट थिनबा। अथेन पोर्ट थिनबा में क्या होता है कि मैती कम्युनिटी की जो डोमिनेटेड फैमिली है, उनसे जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है, वो अपने ग्राउंड में, अपने घर में जो उनकी पार्टी का जो झंडा होता है, उसको एक इम्पोर्टेंट डेट में, बहुत ही ऑस्पियस डेट में उस पार्टी के झंडे को वहाँ पर गाड़ा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। ओके, तो अलग अलग जो कम्युनिटी है उनमें इसका प्रोसीजर थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन इसका मेजर रीजन यही है कि भगवान को याद किया जाए, सपोर्टर्स को वहाँ पर इकट्ठा किया जाए, ताकि अपनी स्ट्रेंथ को शो किया जाए और चुनाव जीतने की कोशिश होती है। ऐसा ही सेम तरीके से हमारे जब भी कोई इम्पोर्टेंट वर्क होता है, तो जो भी प्रीचर्स होते हैं या फिर होली पर्सन होते हैं, वो आकर के पूजा पाठ करवाते हैं और इस तरीके से गॉड की आशीर्वाद लेने के लिए काम किया जाता है और यहाँ पर अपने सपोर्टर्स का साथ लेने के लिए ये काम किया जाता है। ओके, तो ये आज हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।